तो 126 नंबर आपका देखो प्रश्न दिया गया है कि आग की खोज किस युग की महान उपलब्धि है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब तक हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तब तक आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके अनुसार इसमें क्या आंसर होना चाहिए। गलत हो जाएगा तो उसके बाद तो हम बता ही दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी कर देंगे जो भी आपका होने वाला होगा, जो इसमें करने की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं 126 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम आपको बता रहे हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। फर्स्ट ऑप्शन मतलब पुरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। आग की खोज जो है पुरा पाषाण की महान उपलब्धि थी, तो ध्यान रखना। और नव पाषाण काल में आपके पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि का प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है और पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो वहाँ पर कुत्ते को पहला शिकारी पशु पहला पालतू पशु बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला पालतू पशु मनुष्य का कौन था, तो कुत्ता था। इसके बाद दिया गया है कि 127 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहते हैं। ऑप्शन है 100 बक्स, 1000 बक्स, लाख बक्स या करोड़ बक्स। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। लाख बक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो लाखों का दान करने वाला था और एक क्या था, एक उदार व्यक्ति, उदार चरित्र वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और बाबर की सॉरी को जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु के बाद 1206 में ये जो है अपनी गद्दी पर बैठा था और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश उसको कहते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। 128 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मृतकों का टीला, सेकेंड ऑप्शन है आपका खेल का टीला, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण जी का नाम और फोर्थ ऑप्शन है बंदरगाह का नाम। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट है, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और ये सारा चीज़ आपका दिया गया है कक्षा 6 की हिस्ट्री यानी 6 की इतिहास में दिया गया है। इसके नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को देंगे। जितने भी हमने नोट्स अभी तक दिए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अभी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके नोट्स में पहुंच चुके हैं, आपके पास पहुंच चुके हैं। 129 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इसका नाम जो है आपको चेंज करके दिया गया है, नाम है इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब आप समझ गए होंगे कक्षा 7 की किताब में है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो इसमें राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी है और सेकेंड ऑप्शन आपका बलबन, थर्ड ऑप्शन अकबर और फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो किसने जो है बाजार नियंत्रण यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी, तो उसमें आपका दिया गया है आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी और इन्होंने नगदी वेतन देना शुरू किया था सैनिकों को और घोड़ों को दागने की प्रथा इन्होंने शुरू की थी। तो ये अच्छे काम थे, ये पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे योग्य शासक माना जाता है और इसकी सेना 4,75,000 सैनिकों की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 130 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत के राज्यों को हड़पने हेतु तो विलय नीति बनाई थी। ये आपके नोट्स में पहुंच चुका है, इतिहास की हमने पढ़ा दी है एक वीडियो, उसमें आपका दिया गया है। तो ये प्रश्न आपका दिया गया है 130 नंबर, किस गवर्नर के शासन भारत ने राज्यों को हड़पने की नीति में विलय नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी। ये करता क्या था कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो उसको गोद लेने की प्रथा खत्म कर दी थी, यानी कोई भी राजा किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। और उसके चलते जितने भी राज्यों के पास राजाओं के पास बच्चे नहीं थे तो उनके जो पूरा साम्राज्य होता था, उनका जो एरिया क्षेत्र होता था वो कंपनी को दे दिया जाता था, कंपनी अपनी छीन लेती थी, विलय कर लेती थी।
तो ये था कुछ विलय नीति। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लॉर्ड वेलेजली की किस प्रकार की नीति थी। इस नीति जो नीति लॉर्ड वेलेजली ने अपनाई थी उस नीति का क्या नाम था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 131 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। 4 वेद आदि के दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बन रहा है 131 नंबर का। 131 नंबर का राइट आंसर बन रहा है ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और खासकर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। 132 नंबर आपका दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है और कई मॉडल पेपर में पूछा भी गया है। तो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी और ये किसके शासनकाल में आया था। तो इसका ऑप्शन है आपके लिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के जो है आर्थिक और राजनैतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 133 नंबर, ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया। ये भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है नोट्स में, ध्यान रखना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1773 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन 1784 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 1813 में और 1833 में आपका दिया गया है 1833 ईस्वी में चौथा ऑप्शन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर आपका भैया हो जाएगा 1784 ईस्वी में। ध्यान रखना जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो 1784 ईस्वी में आया था और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया था, समय में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी, 1773 में की गई थी। किस एक्ट के तहत की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1813 दिया गया है, 1833 दिया गया है। तो इसमें चार्टर एक्ट आया था, किसके अंतर्गत, 1813 में चार्टर एक्ट आया था। 134 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि साहित्य में हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो किस साहित्य है जिसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन आपके लिए है राजतरंगिणी, इंडिका, अर्थशास्त्र, महाभारत। तो ध्यान रखना इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ ने लिखी थी, ध्यान रखना। ये कल्हड़ जो थे वो कश्मीर के राजा के वहाँ आश्रय इनका था और वहीं पर उन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा था, जो राजतरंगी नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा था। इंडिका पुस्तक जो आपकी दी गई है मेगास्थनीज की है और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। 3 नंबर ऑप्शन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना भैया कौटिल्य ने की थी, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री था। आपका चौथा नंबर जो प्रश्न दिया गया है महाभारत, इसके रचयिता कौन थे, वेद व्यास थे। कौन थे, वेद व्यास। ध्यान रखना चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे 4 आपके क्वेश्चन 5 बन सकते हैं। 135 नंबर दिया गया है कि बाबा फरीद कहाँ के जाने माने सूफी संत थे। तो ध्यान रखना कक्षा 7 की हिस्ट्री में 3 सूफी संतों का मुख्य रूप से जो है वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो वो तीनों सूफी संत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने की 100% चांसेज हैं। अजमेर में आपके मिल जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में कौन मिल जाएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पंजाब में बाबा फरीद हैं और दिल्ली में आपके निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखना तीनों के नाम आपको याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबा फरीद पंजाब के थे, सेकेंड ऑप्शन सही है। और अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ध्यान रखना ये तीनों जो सूफी संत हैं इंपॉर्टेंट हैं। 136 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था। तो किसको बनाया था, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन मीर जाफर, राय दुर्लभ,
जगत सेठ अमीर चंद। तो कौन सा राइट आंसर है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका राइट आंसर है मीर जाफर, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 137 नंबर प्रश्न दिया गया है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब से मानते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है एक 622 ईस्वी, 622 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी और 58 ईस्वी। तो कौन सा राइट आंसर है, ध्यान रखना इसमें आपका जो राइट आंसर भैया है 600 ईस्वी है। ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान रखना ईस्वी। 600 ईस्वी में 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, तो उसी डेट को हिजरी संवत जो है मनाया जाने लगा था। 78 जो आपका दिया गया है 78 इसमें शक संवत प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना शक संवत, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 137 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है, वो आपका नेक्स्ट पेज पर है। और ये प्रश्न आपका देखो 138 नंबर दिया गया है। आ गया फिर से क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे। तो 138 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे, इसमें राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है। हमने आपको लिखवाया, हमने आपको नोट्स दिया, उसमें आपको बताया है कि नकदी फसलें कौन हैं, खाद्यान्न फसलें कौन हैं, रबी की फसलें कौन हैं, खरीफ की फसलें कौन हैं, हमने सब चीज़ आपको बताया। तो आपको देखो गन्ना, कपास, तंबाकू ये सब क्या है, नकदी फसलें हैं। इसमें दिया गया नकदी फसल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ध्यान रखना धान आपकी खाद्यान्न फसल है, क्या है, खाद्यान्न फसल है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश को क्या कहते हैं। तो इसको भैया फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखा कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन है कर्क रेखा और थर्ड ऑप्शन मकर रेखा और फोर्थ ऑप्शन आपका जाएगा आर्कटिक रेखा। तो कौन सी रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका होगा भूमध्य रेखा को 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। 141 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, ये भी आपका प्रश्न नोट्स में है, ठीक। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली, बैरन ज्वालामुखी या क्राकातावो ज्वालामुखी, कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये जागृत ज्वालामुखी है, ये जागृत ज्वाला या सक्रिय ज्वालामुखी जिसको कहते हो, सक्रिय ज्वालामुखी होता है जो हर समय उसमें लावा निकलता रहता है और जिसके कारण उसके आसपास क्षेत्र में क्या होता है, प्रकाशमान रहता है, प्रकाश विद्यमान रहता है, जिसके कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कहाँ पर है, तो इटली में है। स्ट्राम्बोली और एटना ये दोनों कहाँ पर हैं, तो इटली में ज्वालामुखी हैं ये, ध्यान रखना, और दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 142 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा प्रकार लोहे का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हेमेटाइट, सेकेंड ऑप्शन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो तीन ऑप्शन आपके ये दो तीनों लोहे के प्रकार हैं। चौथा ऑप्शन जो आपका देगा कैसे राइट, ये आपका नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देगा 143 नंबर, होली में अबीर गुलाल के साथ मिला अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद हरा काला था हल्का गुलाबी रंग का पदार्थ क्या है। ध्यान रखना चमकीला पदार्थ, सफ़ेद, हरा, काला, हल्का गुलाबी, इन रंगों का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, हमने आपको नोट्स में बताया। इसमें कौन सा राइट आंसर हो गया, फर्स्ट आपका सिलिका, चांदी, रेत या अभ्रक। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया इसमें अभ्रक, अभ्रक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा की होती है। तो ग्रहों की अभी हम बात नहीं किए हैं, ये कक्षा 6 की जो पृथ्वी और हमारा जीवन किताब है उसमें आपका दिया गया है। तो उसका जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में और आपका ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसमें भी हम आपको नोट्स बना कर देंगे। 144 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्र एवं यूरेनस। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है। 145 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन आपके लिए हैं
आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और परतदार चट्टान। तो इसमें आपको हमने बताया कि जो आग्नेय शैलें होती हैं वो प्राथमिक चट्टान कहलाती हैं। हमने आपको नोट्स में बताया, ये भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। अब प्राथमिक चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, कोई 2 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो कौन कौन से हैं 2 उदाहरण आपको आग्नेय चट्टानों के लिखना है कमेंट बॉक्स में। 146 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये भी क्वेश्चन आपका दिया गया है। हमने बताया ना कि जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कोई एक आपसे पूछा जाएगा, भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो कैगा से हमने कहा था कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ध्यान रखना। और तमिलनाडु में कलपक्कम, उत्तर प्रदेश में नरौरा, नरौरा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। तमिलनाडु में कलपक्कम है। और महाराष्ट्र तारापुर, महाराष्ट्र तारापुर आपका दिया गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है। तीनों ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं, जो भी हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। एक एक प्रश्न उसमें से चाट जाओ, खा जाओ, पी जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन तैयार करके जाना, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 147 नंबर, स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए। स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं है तो चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 148 नंबर, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले यानी वलय पाए जाते हैं। तो छल्ले आपके सर्वाधिक शनि ग्रह के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके जो बृहस्पति और शनि तथा अरुण दिए गए हैं, इनके चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका देखो 148 नंबर प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी की भूपरपटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो कौन सा सही होगा भैया, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो उस पृथ्वी की भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 150 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना, जो हमने आपको पृथ्वी और हमारा जीवन किताब दिया गया है उसका पहला पॉइंट है ये, कि पृथ्वी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी, ध्यान रखना। 1885 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और अब 2020 में इसका नाम चेंज करके रखा गया शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम है, ये पुराना नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHRD भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 151 नंबर, संसदीय प्रणाली की सरकार का गठन किया गया है तो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली किस सरकार का गठन किया गया है। तो इसमें आपका संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान में तत्वों को किन किन देशों से लिया गया है, ये हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में। 152 नंबर प्रश्न दिया गया कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो पहला आपका गोपाल स्वामी अयंगर, हृदय नाथ कुंजरू और डॉक्टर टी कृष्णामाचारी, ध्यान रखना है इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि 153 नंबर, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मूल संविधान है उसकी बात कर रहा है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा। तो मूल संविधान में देखो ऑप्शन आपके पास है 511 अनुच्छेद, 15 भाग 10 अनुसूचियाँ, 484 अनुच्छेद, 22 भाग 11 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, 407 अनुच्छेद, 24 भाग 10 अनुसूचियाँ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड वाला, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, ध्यान रखना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। कितनी अनुच्छेद थे, ये आपसे पूछा सकता है। कितनी अनुसूचियाँ थीं, ये आपसे पूछा सकता है। तो 3 बातें आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो आपको ध्यान भी रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 154 नंबर, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी जो अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
स्थायी अगर जो हैं तो राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी आगे नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है, ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय प्रारूपी समिति जो था या ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 155 नंबर की, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है तो भारत का है। इससे विशालतम संविधान किसी देश का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आंख मूंद के लगा दीजिए। 156 नंबर प्रश्न दिया गया कि भारत की संविधान सभा चुनी गई थी किसके द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है वयस्क मताधिकार द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा नामांकित, राज्य विधायकों के प्रतिनिधि द्वारा या भारतीय नेताओं द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इसमें आपका देखो जो आपका संविधान सभा चुनी गई थी वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार लिया गया है किस देश से? तो नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन आपके पे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान पर, या अमेरिका के संविधान पर, या कनाडा के संविधान पर। तो ध्यान रखना इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर जो संशोधन प्रणाली है वो आपकी आधारित है। ठीक है, ज़्यादातर अनुच्छेद जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के अंतर्गत से लिए गए हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके अलग अलग देशों से प्रभावित हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, बता देंगे किसी वीडियो में। 159 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है किस रूप में वर्णित करता है? एक अर्ध संघ, एक संघ, एक सहकारी संघ, या राज्यों का संघ। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। 160 नंबर और लास्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951, 1952, 1953 और 1954। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और गुजारिश आपसे है कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आपका विज्ञान का रहेगा तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।